हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप HPDET मेडिकल की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। यहाँ मैं इस चैनल पे आपको HPDET मेडिकल की प्रेपरेशन करवा रही हूँ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका क्लास 11th का NCERT का टॉपिक है, जिसको हम आज डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पॉइनियर कौन थे, स्टार्ट किसने किया, किसको ऐसा लगा कि आपके जो जीव जंतु हैं इनको डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो बांट देना चाहिए। तो वो थे हमारे एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल थे। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। इन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब, हर्ब्स में क्लासिफाई कर दिया और एनिमल्स को भी दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। वो दो ग्रुप कौन से थे? ऐसे एनिमल्स जो रेड ब्लड जिनके अंदर रेड ब्लड होता था, और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रेड कलर का ब्लड जो है वो नहीं होता था। जैसे आपका रेड ब्लड वाले तो ह्यूमंस भी हो गए, है ना, मैमल्स हो गए, लिजर्ड हो गई, एव्स हो गए जिनको बर्ड्स बोलते हैं, फिशेस हो गए। ये सारे कैसे हुए? जिनके अंदर जो है रेड कलर का ब्लड था। और दूसरे हमारे पास हुए जिनके पास जो है रेड कलर का ब्लड के अलावा कोई और कलर का ब्लड है। तो इन्होंने इसको भी दो में डिवाइड किया, एक हार्ड बॉडीड और एक सॉफ्ट बॉडीड। हार्ड बॉडीड कौन से हो? जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, हमने देखा ना उन कितने हार्ड सा क्रस्टेशियस सा उनका स्ट्रक्चर होता है, आउटर सरफेस होता है। तो वो क्या हुआ, हमारे इंसेक्ट्स आ गए हार्ड बॉडी में। सॉफ्ट में हमारी आ गई जेलीफिश होती है, शेल फिश होती है। तो इसमें भी सॉफ्ट को भी दो में डिवाइड किया, एक जो सिंपल आपके जो सीधा ही शेल के अंदर है, और दूसरे होते हैं जो बिना शेल के अंदर है। शेल के अंदर वाली कौन सी होगी? जैसे शेल फिश है, बाहर से एक शेल होती है आउटर, उसके अंदर फिश होती है। और दूसरा कैटेगरी कर दी जो सीधा ही क्या है, आपकी जेलीफिश है। जेलीफिश के ऊपर तो कोई क्रस्टेशियन सरफेस आपको नहीं मिलता, कोई बाहर का शेल नहीं मिलता, है ना। तो इन्होंने क्या किया, याद करने वाली आपको बात ये होनी चाहिए कि एरिस्टोटल थे वो पॉयनियर थे। उन्होंने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। वही एक ऐसे थे जिनको लगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, मतलब आपके जीव जंतु है उनको भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो बांटना चाहिए। किसके दिमाग में सबसे पहले आया? नेक्स्ट हमारे पास आए कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस ने क्या किया, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, इन्होंने किंगडम प्लांटे दिया और किंगडम एनिमेलिया दिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो वो दिया होता है कार्लोस लीनियस ने। देन हमारे पास आते हैं अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। थ्री किंगडम कैसे आ गया? एक तो आपका प्लांटे तो आपका आ गया, दूसरा हमारे पास है एनिमल, और इन्होंने तीसरी चीज जो ऐड की थी वो इन्होंने ऐड की थी प्रोटेस्टा। तो इनके पास क्या आ गया, इस सिस्टम को बोल दिया हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और तीसरे नंबर पे ऐड कौन थे? प्रोटेस्टा। तो यहां पे है एनिमल, प्लांट और प्रोटेस्टा। तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास आते हैं कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या किया, उस क्लासिफिकेशन में एक और ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? मोनेरा ऐड कर दिया। और अब वो क्लासिफिकेशन जो आपकी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो बन गई फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? कॉपलैंड ने दी। ठीक है, तो हमारे कॉपलैंड जो थे इन्होंने क्या दिया, इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आपको दी है। नेक्स्ट हमारे पास आए R.H. विटकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटकर। इन्होंने हमारी जो मेन आपकी क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, वो हमें किसने दी? R.H. विटकर ने दी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐड किया फंजाई। ठीक है, तो प्लांट तो हमारे पास पहले था, एनिमल भी पहले था, फिर थर्ड नंबर पे हमारे को अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटेस्टा ऐड किया, कॉपलैंड आए उन्होंने मोनरा ऐड किया, तो R.H. विटकर ने आके फिफ्थ नंबर पे फंजाई को ऐड कर दिया। तो अब ये है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया हमारा R.H. विटकर ने। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आपको एक और बात जो है याद रखने वाली होगी कि इसके मेन क्राइटेरिया था इस क्लासिफिकेशन का, और वो मेन क्राइटेरिया में आपके 6 पॉइंट्स हैं, आपको वो याद रखने हैं।
पहला पॉइंट मतलब इसने बताया है कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन्होंने जो एक क्लासिफिकेशन की थी, 6 जो इन्होंने क्लासिफिकेशन सॉरी जो 5 क्लासिफिकेशन की है वो किस कैटेगरी या फिर क्या इनके मेन क्राइटेरिया रहे थे। तो पहला क्राइटेरिया इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स की सेल स्ट्रक्चर को देखा। फिर इन्होंने दूसरा उनके सेल वॉल को देखा। तीसरे नंबर पे इन्होंने उसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसको देखा। चौथे नंबर पे देखा कि अच्छा वो खाते क्या है, उनका न्यूट्रिशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। पांचवें नंबर पे कि उनका रिप्रोडक्शन क्या मोड क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग। और 6 नंबर पे इन्होंने देखा उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशन क्या है। फाइलोजेनिक रिलेशन मतलब उनके एंसेस्टर पीछे से जो रिलेशन किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा चला रहा है, तो वो आ जाता है आपका फाइलोजेनिक रिलेशंस में। तो आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर, थर्ड सेल वॉल, देन आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और लास्ट में फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ये आपके कमीशन के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, और बाकी मतलब टैट के लिए आप याद रखो ना रखो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कमीशन वाले अगर हो तो आपको ये 100% याद होनी चाहिए। नेक्स्ट ये सारा मैंने एक साथ जस्ट करके रख दिया। सो फर्स्ट तो पायनियर तो आपको पता है कौन है, एरिस्टोटल है। देन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दी, प्लांट और एनिमल। 3 के लिए आपके प्रोटेस्टा जिन्होंने ऐड किया अर्नेस्ट ने। देन हमारे पास 4 में आए हैं कॉपलैंड, इन्होंने मोनेरा भी ऐड कर दिया। एंड 5 किंगडम में आ जाते हैं जिसमें फंजाई को ऐड किया, वो थे हमारे R.H. विटकर। अब यहां मैंने करेक्टर्स आपको बताए हैं कि डिफरेंट करेक्टर्स क्या हैं इनके अंदर। जैसे अगर हमने यहाँ देख लिया मोनेरा को, तो हमें मोनेरा का पता होना चाहिए कि सेल टाइप क्या है। तो मोनेरा क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब मुझे लगता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होगा इतनी बातें मैं आपको बताने मतलब आपको नहीं पता होगा, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। सो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। जो सेल वॉल है इनकी वो नॉन सेलुलोज की होती है या फिर पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में भी आपको कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक पता होना चाहिए। और ये मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे सारा अभी हम ये 1 बाय 1 डिटेल में भी देखेंगे कि क्या क्या है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एग्जाम्पल्स में याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देन प्रोटेस्टा के अंदर क्या है, वो यूकैरियोट्स हैं और इनके पास कईयों के पास जो है वो सेल वॉल होती भी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली इनके पास प्रेजेंट। अब देखोगे जैसे आप अपर उसमें जा रहे हो तो अभी एडवांसमेंट आ रही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इन सब में प्रेजेंट है। अब अगर आपको ये पता होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये वाला पॉइंट जो है आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या रिलेशन है। देन आपकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलुलर है। जैसे आप ऊपर बढ़ते रहोगे तो मल्टी सेलुलर आ जाएगा, लूज टिश्यू, फिर टिश्यू, ऑर्गन, टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम, तो ये सेम ही ऐसे आगे चलता रहेगा। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इनका ऑटोट्रॉफिक है। देन आपके फंजाई में तो हिटरोट्रॉफिक होता है, मतलब वो सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। देन प्लांटे हैं वो ऑटोट्रॉफिक ही हैं, एनिमिलिया है वो हिटरोट्रॉफिक भी हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आपने देख लेना है। देन हमारे पास है एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी ये हमें दी थी कार्ल वूज ने, ठीक है। सो कार्ल वूज जो थे इन्होंने हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बोल देते हैं या फिर 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। अब एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा था, उन्होंने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन है उसको 3 डोमेन्स में बांट दिया। वो 3 डोमेन्स कौन से थे, एक डोमेन इन्होंने रखा आर्किबैक्टीरिया का, एक डोमेन इन्होंने रखा यू बैक्टीरिया का, और तीसरा डोमेन इन्होंने रखा, यहां आप देखोगे ये पूरा जिसके अंदर प्लांट भी आते हैं, एनिमिलिया भी है, फंजाई भी है, प्रोटेस्टा भी है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो है क्या है 3 डोमेन सिस्टम में क्लासिफाई हो सकते हैं। मतलब इन्होंने इन सबका भी कोई ना कोई इनको लगा कि ये कोई फीचर जो है वो एक जैसे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनको एक डोमेन में रख दिया, इनको अलग डोमेन में रखा, इसको अलग डोमेन में रख दिया।
तो ये कौन थे? ये थे हमारे कार्लोस वोर्स। अब आप एक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वायरस, वायराइड, लाइकन, इनको किसी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। तो आपको बुद्धू बनाने के लिए वहां पे ऑप्शन में वायरस और लाइकन इनको ऐड कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि बताओ कि इनमें से कौन सा है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए वायरस, वायरॉइड और लाइकन ये इंक्लूडेड नहीं है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। अब 1 बाय 1 ये हम किंगडम्स जो हैं इन पे फोकस करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या है? आपके जो बैक्टीरिया है, ये आपको सबसे ज्यादा मिलने वाले कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या होते हैं? मोनेरा के ही होते हैं। और ये हर जगह आपको देखने को मिल सकता है, जहां आप सोच भी नहीं सकते। आप हॉट स्प्रिंग्स में नहीं सोच सकते कि कोई ऑर्गेनिज्म होगा, बट ये हॉट स्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। डीप ओशंस में जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो वहां भी ये प्रेजेंट होते हैं। डेजर्ट में देखो, आपको लगेगा डेजर्ट में तो बहुत गर्मी है, वहां कोई कैसे रह सकता है, तो वहां भी मोनेरा प्रेजेंट है। ठीक है, और जहां बहुत ज्यादा स्नो होती है उन वाले एरिया में भी सारी जगह जो है आपके मोनेरा जो है वो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। और प्लस ये पैरासाइट भी होते हैं। तो जितनी एक्सट्रीम जगहों पे कोई हैबिटेट खोज सकते हैं ना, वहां आपको मोनेरा जो है वो मिलता ही मिलता है। अब हम शेप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास है कॉक्युलस, बैसिलस, विब्रियम और स्पाइरुलम। कॉक्युलस होते हैं जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं। रॉड शेप वाले हो गए हमारे बैसिलिस, जो कि कॉमा की शेप के हैं तो उनको हम बोल देते हैं विब्रियम। और जो स्पाइरल शेप में है उसको हमने बोल दिया स्पाइरुलियम। तो ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया जो है अपनी शेप के अकॉर्डिंग इस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे फोकस करिएगा। जो बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक भी होता है और एरोबिक भी होता है। एनारोबिक का मतलब क्या हुआ? एनारोबिक का मतलब है कि इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑब्वियसली होती है ना, पर यहाँ पे जो एनारोबिक है इनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। और एरोबिक जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया आपके जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जी सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। अब एनारोबिक अगेन 2 टाइप के होते हैं, एक ऑब्लिगेट और एक फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव का मतलब है कि वैसे तो ये क्या है? एनारोबिक है, मतलब वैसे तो इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, पर हाँ कभी कभी अगर एरोबिक जगह है जहां ऑक्सीजन है तब भी वहां पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्लिगेट कौन से हुए? जो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक ही है, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। अगर ऑक्सीजन उस जगह पे है तो ये बिल्कुल वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन इनके लिए क्या है? जहर है। जो ऑब्लिगेट वाले हैं ना उनके लिए ऑक्सीजन क्या है? जहर है। अगर ऑक्सीजन वहां पे है तो ये सरवाइव नहीं करेंगे, मर जाएंगे। और फैकल्टेटिव कौन से हुए? कि वैसे तो एनारोबिक है, मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पर अगर ऑक्सीजन आ भी जाती है तब भी ये वहां पे फिर सरवाइव कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन आ जाएगी तो ये मर जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा दल बदलू टाइप के हो गए। देन आप ऐसा ऑब्लिगेट एरोबिक। ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? और एरोबिक हमने देखा था ना जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑब्लिगेट एरोबिक क्या हुए? जिनकी ऑक्सीजन क्या है? जान है, मतलब इनको 100% ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो वो हमारे पास कैसे है? ऑब्लिगेट एरोबिक। और फैकल्टेटिव कौन से है? अगेन वो दल बदलू हमारे, कि वैसे तो क्या है? एरोबिक है, पर कभी कभी एनारोबिक भी हो जाते हैं। जो ये कभी कभी वाला चक्कर है ना, ये फैकल्टेटिव का है। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो जाएंगे? ये एनारोबिक भी हो सकते हैं। तो ऑब्लिगेट एरोबिक कौन से हैं? ऑक्सीजन इनकी जान है। ऑब्लिगेट एनारोबिक कौन से हैं? ऑक्सीजन इनके लिए जहर है। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोबिक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वो क्या है?
ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम या फिर उनकी मसल्स जो थी। ये तो क्या फैकल्टेटिव एरोबिक का एग्जाम्पल है आपको। उसके बाद हमारे पास आता है आपका टॉपिक बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। हमें देखना है कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन क्या मोड है इसका, कैसे न्यूट्रिशन करता होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन, वो अगर हम बोले ना कि पूरे इसमें किंगडम में किसका है, तो मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका किंगडम मोनेरा का ही होता है। ठीक है, सो ये इस पे आपको ध्यान देना और इसको हाईलाइट करके लिख लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन किसका है, तो वो किसका है, मोनेरा का होता है। ठीक है, ये होगी आपकी पहली बात। अब चलते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरो जिनका ग्लूकोज जो है वो कहीं और से आ रहा है ना, किसी और से आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे तो टोटल बैक्टीरिया लिख दिया, जो आपके पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली, है ना, तो वो क्या अपना खाना क्या है किसी और से लेते हैं। अब जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अगेन दो टाइप के, एक फोटोसिंथेटिक और एक कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक कौन से हुए, जिनकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। तो जिनकी एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, वो फोटोसिंथेटिक हुए। और जो कीमो नाम से समझ आ रहा है ना, सो ये कीमोसिंथेटिक है, जो किसी ना किसी केमिकल के थ्रू आ रहे होंगे। जैसे इनका एग्जाम्पल आपके पास है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, है ना। अब आपको याद एक और चीज क्या रखनी है, जो फोटोसिंथेटिक है ना, ये अगेन दो टाइप में डिवाइड है। एक आपका ऑक्सीजेनिक और दूसरा एन ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजनेस जो होते हैं, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज जो है यहाँ पे होता ही होता है। जैसा आपका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो ऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती ही नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल आपके पास जो आपके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखा जाए, ग्रीन सल्फ्यूरिक बैक्टीरिया। तो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन सल्फ्यूरिक एरिया दोनों क्या है, आपका फोटोसिंथेटिक है। पर उसमें भी अगर हम ऑक्सीजनिक की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, और एन ऑक्सीजनिक की बात करें तो वो ग्रीन सल्फ्यूरिक बैक्टीरिया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, होपफुली ये सब आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। अब उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सो एक तो इसका बाइनरी फिजन है, दूसरा ये एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और थर्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, सपोज ये रहा मेरा बैक्टीरिया, ठीक है, हैप्पी बैक्टीरिया। अब ये क्या करेगा, ये अपने सराउंडिंग से जेनेटिक मटेरियल जो है वो लेगा। ये ले लिया हमने जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जो ये हैप्पी बैक्टीरिया कहाँ से ले रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने सराउंडिंग से ले, तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन क्या होता है, ये आपके दो बैक्टीरिया ये पिलाए बनाते हैं, पिलाए बना के जो जेनेटिक मटेरियल का आपस में एक्सचेंज होता है वो होता है हमारा कंजुगेशन। थर्ड वन, ये जो हमारे हैप्पी बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, वायरस की हेल्प से अगर जेनेटिक जो इसका मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो जाता है ट्रांसडक्शन के अंदर, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का हुआ सराउंडिंग से हो रहा है, कंजुगेशन पिलाई की हेल्प से, ट्रांसडक्शन जो है वो वायरस की हेल्प से। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है
कि मोनेरा जो है ये अगेन आपके टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक आपका यू बैक्टीरिया आ जाता है और एक आपका आर्की बैक्टीरिया आ जाता है। सो हम यहाँ पे देखेंगे यू बैक्टीरिया। सो यू बैक्टीरिया यहाँ पे हमें ना इसके फीचर्स जो हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगी उसको अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यू बैक्टीरिया ही एक्चुअल में ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया ही क्या हमारा ट्रू बैक्टीरिया है। फिर एक और चीज हमें बता कि ये यूनिसेलुलर फिलामेंटस होते हैं, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। देन इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट यही लिख देते हैं हम, ये O2 रिलीजिंग है, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट हमें इसका बताना चाहिए कि एक तब इसमें ना एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास है नॉस्टेक, एनाबीना, ऑस्लेरिया। इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो नॉस्टेक, एनाबीना एंड ऑस्लेरिया ये एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का। यहाँ पे एक और चीज जो है आपके यू बैक्टीरिया की जो आपको पता, पहले तो आपको ये 5 पॉइंट्स अच्छे से याद करना। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि यहाँ पे एक ना स्पेशल टाइप का यहाँ पे सेल प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये जो है ये हेट्रोसिस्ट है। ये स्पेशल टाइप का सेल जो है यू बैक्टीरिया मिलता है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से याद रखने हैं। अब ये करता क्या है, ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नाइट्रोजन आपको पता है कि सिंपल नाइट्रोजन ये नहीं ले सकते, उसका कोई यूज नहीं जब तक उसको फिक्स ना किया जाए। तो जो हेट्रोसिस्ट है, ये जो सेल है, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, ठीक है, ताकि ये इसको यूज कर सके। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, आपको एग्जाम्पल दे देंगे, अलग अलग नाम दे देंगे, पर आप उसमें से एक नाम होगा नॉस्टेक या एनाबिना और लिखा होगा हेट्रोसिस्ट किस में प्रेजेंट है, किस में होता है। तो आपको पता आना चाहिए कि वो नॉस्टेक में, एनाबिला में, ऑस्लेरिया में प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है आपको हर बार यू बैक्टीरिया लिखा हो, आपको इस एग्जाम्पल के ऊपर भी, नाम पे भी आपको ये क्वेश्चन चीज पूछ सकते हैं। होपफुली क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया की खास बात ये थी, जो इसका मेन फीचर ये था कि इसमें कुछ फीचर्स जो थे वो यू बैक्टीरिया के थे और कुछ फीचर्स जो थे वो यूकैरियोट्स के थे, ठीक है। यूकैरियोटा जो होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, उनके फीचर्स भी इसमें प्रेजेंट है। तो वो कौन है जिसके पास यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के फीचर है, वो आपके आर्के बैक्टीरिया। अब ये है वो जो हर एक्सट्रीम कंडीशंस पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे ये एग्जांपल हेलोफाइल्स कौन से हो, जहां बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा सॉल्टी है वो जगह, वहां भी कोई आपको मिल जाए तो वो कौन है, हेलोफाइल्स, मतलब आर्के बैक्टीरिया। या फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जिसको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं, मतलब एग्जाम्पल आपके ये है ना। तो या थर्मो एसिडोफिल्स कहाँ हुए, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, कोई नहीं मिलता, पर वहां पे ये मिल जाते हैं। ज्यादा नमक हो तो हेलोफाइल्स मिल जाते हैं। वैसे आपके मेथानोजेंस होते हैं, मेथानोजेंस ये देखो, ये कैटल्स के गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको आपको जो गट, जो आपकी काव वगैरह होते हैं, ये पता है आपको, घास फूस खाते हैं, तो इस घास में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज की डाइजेशन के लिए जो इनके गट में क्या मेथानोजेंस या फिर मेथानोबैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफिल्स होते हैं। एक्सट्रीमोफिल्स मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पे ये आपको देखने को मिल जाते हैं, एक्सट्रीमोफिल्स बोल देते हैं हम इनको, ठीक है। तो ये आपको हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स या फिर मेथानोबैक्टीरिया, ये सारे जो हैं इसके आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। एक और बात जो आपको आपकी किसी एग्जाम में आ रखी है वो ये है कि इसकी जो सेल वॉल है,
जो आपके आर्कियोबैक्टीरिया है, इनकी सेल वॉल जो है वो सीडोम्यूरिन, जिसमें मैग प्लस नैट आ जाते हैं, ये इससे बनी होती है। ठीक है, तो सीडोम्यूरिन जो सेल वॉल है वो आर्कियोबैक्टीरिया की ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं माइकोप्लाज्म। ये आपको दिख रहे होगा फिगर में। सो माइकोप्लाज्म जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल जो है वो होती ही नहीं है, लैक सेल वॉल। ठीक है, इनको ही आप EPLO भी बोल देते हो, और इनको हम बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल्स हैं। और इनकी अगर हम बोलें कि डिजीज़ कौन सी करते हैं, तो जो आपकी माइकोप्लाज्म निमोनिया होती है ना, वो वाली सारी डिजीज़ जो हैं वो माइकोप्लाज्म से ही हो रही हैं। अब इसको आपको इनफैक्ट इसका साइज़ भी पता होना चाहिए। इसका साइज़ है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, सो ये एक्चुअल में क्या है, ये हैं आपके बिल्कुल पक्के वाले एरोबिक, पर इन्होंने भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है तो ये एरोबिक, पर ये भी क्या करते हैं, जब कभी ऑक्सीजन नहीं होती ना तब भी सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप मुझे बताओगे ये कौन से वाले हैं, फैकल्टेटिव है या ऑब्लिगेट है। ठीक है, नीचे आप मैसेज करके मुझे टाइप करके बताना उसमें कमेंट में, ओके, कि ये एरोबिक कौन से वाले हैं, क्योंकि अब सर्वाइव भी कर रहे हैं ना O2 के बिना। ठीक है, सो इसका मेन चीज़ जो माइकोप्लाज्म का हमें एक बात बतानी चाहिए कि एक तो इनके पास सेल वॉल नहीं है, दूसरा कि ये स्मॉलेस्ट हैं, तीसरी बात कि वैसे तो एरोबिक है पर ये सरवाइव कर जाते हैं ऑक्सीजन के बिना। कभी कभी एक आपका ना क्वेश्चन है ये कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लैक सेल वॉल, फिर एक एग्जाम्पल आपको दिए होते हैं, मतलब 1 2 3 4 दिया होता है, फिर इसमें माइकोप्लाज्म होता है, तो आपको बताना होता है कि आंसर क्या है आपका माइकोप्लाज्म है। तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए पॉइंट। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है नया किंगडम, जो कौन सा है, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें आपके अंदर जो है क्राइजोफाइट्स, यूक्लिनाइट्स, स्लाइम मॉल्ट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, प्रोटोजोआ, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। अब सबसे पहले तो हमें प्रोटिस्टा के बारे में बताना चाहिए। प्रोटिस्टा क्या है, ये यूनिसेल्युलर है। ये यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, यूक्रियोट, प्रियोक्रियोट, इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं यूनिसेल्युलर में से कौन से हैं, प्रियोक्रियोट्स इनमें से क्या है, यूक्रियोट्स इनमें से क्या है, तो आपको ये बात पता नहीं चाहिए। तो अभी तक तो हम यूनिसेल्युलर पे ही आए हैं। ठीक है, सो ये क्या है, हमारे यूनिसेल्युलर यूक्रियोट्स हैं। और जो हमने पहले देखे थे, मोनेरा देखे थे, वो क्या थे, हमारे यूनिसेल्युलर प्रोक्रियोट्स। अभी तक हम इससे आगे बढ़े ही नहीं है। ठीक है, सो ये भी ये यूनिसेल्युलर यूक्रियोट्स हैं, वो यूनिसेल्युलर प्रोक्रियोट्स थे। ठीक है, सो अब हमने देखा कि जो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूनिसेल्युलर यूक्रियोट है। हम बढ़ गए थोड़ा सा ऊपर, हम इससे बढ़ गए। अब हमने इसमें देखना है कि प्रोटिस्टा है, तो ये प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या है ना। सो प्रोटिस्टा के क्या होते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ लिखते हैं। तो प्रोटिस्टा जो है मोस्टली जो है एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है इसकी पता है इसका न्यूट्रिशन कैसा है, तो इसका न्यूट्रिशन वेरी इजी बोल लो आप। एक तो ये फोटोट्रॉपिक है ना, देख लिया फोटोट्रॉपिक क्या होता है। दूसरा हेटेरोट्रॉपिक है, और तीसरा मिक्सोट्रॉपिक है। मिक्सोट्रॉपिक जो आपके यूग्लिना वगैरह होते हैं ना, मतलब दोनों टाइप का, मिक्स टाइप का ये आपका न्यूट्रिशन करते हैं। तो एक तो रहेगा कि ये मोस्टली कैसे हैं, एक्वेटिक हैं। दूसरा इनका न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक और मिक्सोट्रॉपिक है। एक और जो इम्पॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटिस्टा जो है वो कौन सी थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, तो वो थ्योरी आपकी थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटिस्टा पे जोर देती है या उसके बारे में बताती है। ठीक है,
अब वन बाय वन हम क्राइजोफाइट्स, यूग्निलाइट, स्लाइम मोल्ड्स, डायनोफ्लैजलेट या प्रोटोजोन्स पे चलते हैं। इनको देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है क्राइजोफाइट्स। बहुत सुंदर होते हैं, जैसे आपके ये डायटम्स हैं, ये जो आपका फिगर है ये डायटम्स की, और ये डेस्माइड्स हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल है क्राइजोफाइट्स के। क्राइजोफाइट्स अगर नाम याद नहीं तो बार बार बोल के या फिर इसको 5 टाइम एक पेज पे लिखो, लिख लिख के याद करो, आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स और चीज़ें याद होंगी, बट ये मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार लिख के देखो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायटम्स के बारे में, जो ये वाला है आपका, इनके क्या फीचर्स हैं। तो डायटम्स जो थे ना, इनको हमने बोला कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं इन ओशियन। क्या है ये? चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। कौन है? डायटम्स। ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं और मेराइन वाटर में भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली वो है कि जो इसकी सेल वॉल होती है ना, वो एम्बेडेड होती है सिलिका से। क्या होता है इसकी जो सेल वॉल है वो सिलिका में, मतलब सिलिका उसमें एम्बेडेड होता है। जो सेल वॉल है वो सिलिका से एम्बेडेड होती है, और इसकी जो सेल वॉल होती है उसके 2 ओवरलैपिंग शेल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ लिखते हैं। पहली बात तो ये कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स थे ओशन के, वो आप देख लेना, लिख लेना अपने आप। फिर दूसरी बात क्या बताई, ये फ्रेश भी हो सकते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं। तीसरी बात जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इनका जो सेल वॉल होता है वो एम्बेडेड होता है किससे? सिलिका से। ठीक है, इनकी सेल वॉल की एक और खासियत ये होती है कि इनका सेल वॉल जो होता है वो फॉर्म करता है 2 थिन ओवरलैपिंग शेल। ठीक है, तो ओवरलैपिंग शेल जैसा जो एक स्ट्रक्चर से ये जो है, ऐसा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम ये बोलते हैं कि एक और चीज जो इसकी आपको बतानी चाहिए कि जिसका सेल वॉल है उसको लिखते हैं, जो इसका सेल वॉल है उसको हम फ्रस्टल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्रस्टल। होपफुली आपको ढंग से फ्रस्टल भी बोल देते हैं। ठीक है, जो कि 2 हाफ में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल को क्या बोल दिया? फ्रस्टल बोल दिया। ये आपका चीफ प्रोड्यूसर है ओशन का, और इसमें सिलिका जो है वो एम्बेडेड होती है इसकी सेल वॉल। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये करेक्टर जो है वो डायटम्स का है। और एक और चीज़ कि जो ये डायमेटेशियस जो अर्थ होती है, जहाँ पे डायटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसका यूज़ क्या है? तो इसके 2 यूज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो ये पॉलिशिंग के काम आता है, और दूसरा जो आपके ऑयल्स और सिरप्स होते हैं उनकी फिल्ट्रेशन में ये काम आते हैं। ओके, एक हाथ आ गया, ये चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशन के। दूसरा, सिलिका एम्बेडेड होता है इनकी सेल वॉल में। देन इसकी सेल वॉल जो है वो फ्रस्टल बोलते हैं उसको, और क्योंकि ये 2 थिन ओवरलैपिंग शेल से फॉर्म होती है। देन इसका काम क्या है, मतलब जो आपके डायटम्स हैं वो किस काम आते हैं? पॉलिशिंग के काम भी आते हैं, और ऑयल और सिरप्स की फिल्ट्रेशन के भी काम आते हैं। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल देख लिए हैं क्राइजोफाइट्स के, डायटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स का नाम भी याद रखना, क्योंकि गोल्डन एल्गी भी डेस्मिड्स को ही बोला जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है डायनोफ्लैजलेट्स।
डायनोफ्लैजिलेट्स जो है इनको कलरफुल विल्स विप्स भी बोला जाता है, कलरफुल विल विप्स भी बोला जाता है। और ये मोस्टली मेराइन ही है। आपने पहले तो देखा था डायटम्स तो फ्रेश वाटर भी थे, मतलब क्राइजोफाइट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं, पर डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो मेराइन ही होते हैं, फ्रेश वाटर नहीं होते। देन अब इनको हमने कलरफुल विल विप बोला तो कुछ तो मतलब ही होगा ना, कलरफुल बोला है, क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसमें क्या है, इनकी अपीयरेंस जो है ये येलो कलर के भी मतलब अपीयरेंस देते हैं, ग्रीन भी देते हैं, ब्राउन भी देते हैं, ब्लू भी देते हैं और रेड भी देते हैं। अब इसमें जो एक और पॉइंट जो आपको याद रखने वाला है वो इसकी सेल वॉल के बारे में है, ठीक है। जो इसकी सेल वॉल होती है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो सेल्यूलोज प्लेट उसमें प्रेजेंट होती है। आपको ये दिख रही हो, ये जो है ना, ये एक्चुअली सेल्यूलो प्लेट ही लिखा था। ये जो इसके आउटर जो आपके सेल वॉल है, इसके ऊपर सेल्यूलोज की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं इसके आउटर सरफेस के ऊपर। और यहाँ पे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो लॉन्ग, जो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे है, ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो यहाँ पे 2 टाइप के फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं। आपको फिगर से चीजें क्लियर हो रही होंगी, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। और दूसरा एक और चीज जो हमें पता चली कि जो इसकी सेल वॉल है उसके ऊपर सेलुलोज की प्लेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं यहाँ लिखती हूँ, गॉनी ऑलॉक्स। गॉनी ऑलॉक्स जो है वो डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है। ये जो है वो कॉज करता है आपका रेड टाइड। जहां ये प्रेजेंट होते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट्स, ये पूरी जगह को रेड कलर कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे रेड टाइड आ रही है। तो ये जो आपकी फिगर है आपको यही बता रही है, ये गॉनी ऑलिक्स, ठीक है। तो ये क्या एक आपको ऐसा इल्यूजन सा देते हैं कि यहाँ पे रेड टाइड्स जो हैं वो पूरा रेड हो गया है, तो रेड टाइड इसको बोलते हैं। तो रेड टाइड कौन करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स करते हैं। उसमें भी एग्जाम्पल आपका गॉनी ऑलिक्स का हो गया। और ये जो है ये कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, तो उनसे क्या होती है, ऑब्वियसली टॉक्सिन रिलीज करेंगे तो जो एक्वेटिक और एनिमल्स हैं, मतलब फिशेस वगैरह जो हैं वो इसमें मर भी जाती हैं। तो यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने क्या क्या देखा, एक इनको कलरफुल व्रिल बोलते हैं, दूसरी चीज़ कि ये मोस्टली मेराइन है, तीसरी चीज़ कि इसके अंदर सेलुलोज की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, चौथी चीज़ इसके फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। एंड फिर हमने रेड टाइड क्यों बोला, क्योंकि इसका अंदर कौन एग्जाम्पल क्या था, गॉनी ऑलिक्स। और लास्ट वन कि ये टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसके फीचर्स जो हमें पता होने चाहिए डायनोफ्लैजिलेट्स के। देन हमारे पास आता है यूग्लिनॉइड्स। जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो फ्रेश वाटर ही हैं, ठीक है। तो ये आपके यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो फ्रेश वाटर ही हैं, पर मोस्टली ये हमारे स्टैग्नल वाटर मतलब कि रुके हुए पानी में हमें देखने को मिलते हैं यूग्लिनॉइड्स, जिसमें यूग्लिना आते हैं। और यहीं पे आपको मिक्सोट्रॉफिक, जो इसका एक मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक खास बात क्या है, अभी तक तो हम देखते जाते हैं सेल वॉल है ना। तो यहाँ पे जो है प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, ये जो इसके आउटर एरिया में, जिसका हम नाम देते हैं पेलिकल। तो ये पेलिकल क्या है, प्रोटीन रिच लेयर। तो ये प्रोटीन रिच लेयर है जिसका नाम है पेलिकल। और कहाँ पे, ऑब्वियसली ये यूग्लिनास के अंदर आपको देखने को मिलती है। देन हमारे पास एक और पॉइंट जो हमें याद रखना है कि यहाँ पे अभी इतना जूम करके आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे क्या है, 2 फ्लैजिला में देखने को मिलते हैं और वो 2 फ्लैजिला जो है वो अनइक्वल होते हैं। तो अगर हम करेक्टर्स बोले यूग्लिना के तो हम बोलते हैं यूग्लिना के कि इसके पास क्या है, 2 अनइक्वल फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है। कुछ इनकी बॉडी के अंदर जो है आपको, जब आप इसको और डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो किस में देखने को मिलते हैं, वो तो एक्चुअल में तो वो प्लांट का फीचर है,
है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो प्लांट्स में मिलते हैं, बट वो हमें यहाँ पे यूग्लिना में भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है याद करने वाला। सो हमने यूग्लिना में क्या क्या देखा, एक हमने देखा कि ये मेराइन है, फिर हमने देखा मिक्सोट्रॉफिक इसका न्यूट्रिशन है, फिर हमने देखा यहाँ पे पेलिकल प्रेजेंट है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, और लास्ट हमने देखा कि यहाँ पे 2 अनइक्वल फ्लैजेला जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, सो इतनी बात होपफुली आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पर से अब हमने क्या किया, यूग्लिना कर लिया लास्ट, इसके बाद हमारे पास आता है स्लाइम मोल्ड को पढ़ेंगे हम। अब स्लाइम मोल्ड जो है ये एक तरीके से आपके सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या हुआ, जो डेड डिके मैटर से लेते हैं अपना न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्लाइम मोड्स जो होते हैं ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब हो गया कि अपना खाना पीना सब डेड डिके मैटर से ले रहे हैं। अब इसमें आपको एक चीज बताना चाहिए, जब स्लाइम मोड की फेवरेबल कंडीशंस होती है ना, तो ये ऐसे कॉलोनी जिसमें एग्रीगेशन जैसा बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, और ये बहुत दूर दूर तक सेवरल फीट्स तक ऐसे जुड़े जुड़े से ऐसा ग्रो सा कुछ एग्रीगेशन सा बना के रखते हैं। ये बात कब थी, जब ये इनका फेवरेबल कंडीशंस थी, मतलब जो कंडीशंस इनको चाहिए थी लाइफ के लिए, जीने के लिए, तब इन्होंने क्या बनाया, ऐसी एग्रीगेशंस बना ली। ठीक है, तो इन एग्रीगेशंस को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। हाँ, ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम से कंफ्यूज नहीं करना, ये दूसरे प्लाज्मोडियम है, पर नाम स्पेलिंग वगैरह सब सेम है। तो ये क्या हुआ, जब फेवरेबल कंडीशंस है तो ये एग्रीगेशंस बना लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स, जिसको हमने बोल दिया प्लाज्मोडियम। जब क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तब क्या हुआ, तब इन्होंने क्या किया, जो ये प्लाज्मोडियम थे ना, ये डिफ्रेंशिएट हो गए छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडी में, छोटी छोटी बॉडीज में ना, छोटी छोटी फ्रूटिंग, इनको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। और इनके ऊपर आप देखो इसको, इसके पोर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस है तो ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज। अनफेवरेबल कंडीशंस में इन्होंने क्या किया, फ्रूटिंग बॉडी बना ली। ओके, तो आपको पता होना चाहिए स्लाइम मोल्ड्स में जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो प्लाज्मोडियम बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं। ओके, अनफ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ही क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ये स्पोर्स होते हैं इनके अंदर अब तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हमें एक और आपको बात पता होना चाहिए, जो प्लाज्मोडियम ना ये वाला, ये प्लाज्मोडियम जो है अगर और जूम आउट करके देखें तो ऐसे करके कुछ का स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इस जो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसको ही क्वानोसाइट बोल देते हैं। ठीक है, क्वानोसाइट। तो हमें पता है चाहिए प्लाज्मोडियम है ये क्वानोसाइट्स हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट। फॉर टुडे ये आपका प्रोटोजोआ जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर